नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 11 के बारे में। टारगेट नंबर 11 या फिर कह सकते हो डे नंबर 11 के बारे में। वीडियो आज भी काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज हम बात करेंगे, जैसा आप सभी को पता है कि 70 दिनों का ये स्ट्रैटेजी चल रहा है आपके इसी चैनल पर कि आप 70 दिनों में UPPCS और साथ ही साथ RO ARO एग्ज़ाम का प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं 2025 का। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 11 में इंडियन पॉलिटी में आज आपको क्या पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में आज आपको स्टार्ट करना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और साथ ही साथ आपको आज पढ़ना है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, इससे सवाल आते होंगे या नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोशिश ये करना है कि आपके पास अच्छा खासा अभी समय है। और बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी में लगभग 24 से 25 चैप्टर जो है मेजर चैप्टर है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं वो भी पढ़ना चाहिए। तो अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट से, तो वाइस प्रेसिडेंट भी एक शानदार चैप्टर है और इससे भी सवाल बन सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आखिर कौन होता है, इसके आर्टिकल्स का कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में अंतर क्या है। ठीक है, ऐसे तमाम सारे सवाल बन सकते हैं, इनका पावर क्या है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इनके आर्टिकल्स, इनके पावर। अब प्रेसिडेंट किस किस चीज़ का अध्यक्ष होता है ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का माफ़ करिए, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीज़ आपको आर्टिकल्स के द्वारा मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब ये इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगर हम बात करें कैबिनेट, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन कौन से आर्टिकल का अंतर, ये तमाम सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और इसको पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल आपको 3 से 4 घंटा ही जाने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगोगे तो फिर आपके लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। आपको अभी इस वक्त एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जानना है और एग्ज़ाम को पास करना है। तो ये आज आपका इंडियन पॉलिटी का टारगेट था। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको आपका एक सोर्स हो सकता है कोई भी, जैसे हो सकता है कोई एक वीडियो से देख सकते हैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो, और एक हो सकता है कोई भी बुक। मेरे हिसाब से तो लक्ष्मीकांत बुक शानदार माना जाता है, चाहे वो UPSC के लिए हो, चाहे UPPCS के लिए हो, या फिर RO एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए एक ऐसी बुक है कि आप अगर इसको पढ़ लोगे तो 2-4 दिन आपका ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप लक्ष्मीकांत से भी इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हो, 3-4 घंटे काम है। और उसके साथ साथ आपके पास घटना चक्र का बुक हमेशा होना चाहिए, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, घटना चक्र का बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आप घटना चक्र का बुक सॉल्व करते हो तो ये मान के चलो आपका किसी भी सब्जेक्ट में 60 से 70% काम वहीं से हो जाता है। सिर्फ आपको 30% और 40% के आसपास सिर्फ पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक, अब आपको आज क्या पढ़ना है, आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और टारगेट नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में ही आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है बौद्ध के बारे में और साथ ही साथ जैन के बारे में। अब बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि बौद्ध और जैन का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसको एक दिन में या फिर 3-4 घंटे में ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध और जैन जो टॉपिक है, जो चैप्टर, ये आप काफ़ी सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका खास बात ये कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, कोई भी टॉपिक चेंज नहीं होता है, और सवाल बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट यानी कि हमेशा सवाल PYQ का ही पूछा जाता है। अब इसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ एक सोर्स है, ओनली वन सोर्स, वो है घटना चक्र का बुक। घटना चक्र का बुक अगर आप MCQ को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी PYQ को सॉल्व कर लेंगे, आपका अगर 10 सवाल बौद्ध और जैन से पूछा जाता है, 10 में से आपका 10 सवाल यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको इस समय हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आपको घटना चक्र अगर बुक फॉलो कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त। तो उससे ज़्यादा आपको कुछ भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, लास्ट में हम क्या बात करेंगे, लास्ट में हम ये बात करेंगे कि जैसे हमेशा हर वीडियो को लास्ट में बोलते हैं, आज आपको एक पेज लेना है,
इसमें आपको जीएस के सारे सवाल, यानी जो आज आप लोगों ने पढ़ा, इंडियन पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध और जैन, उसमें से 20 या 20 से ज़्यादा सवाल आपको छांटना है, इस पेज में लिखना है। ऐसे सवाल इसमें होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, और ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं आपको याद नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट है। यही सेम काम आपको यहाँ पे करना है। एक पेज लेना है, वहाँ पर आर ओ से संबंधित जो 6 टॉपिक हिंदी पूछे जाते हैं उसमें से किसी एक टॉपिक को आपको लेना है। उसमें से आपको 20 या 20 से ज़्यादा सवाल या एमसीक्यू जो भी सवाल है, जैसे मान लो पर्यायवाची है तो कम से कम 20 शब्द पर्यायवाची या उससे ज़्यादा आपको लिखना है। और ये आपको जब याद करना है जब आपके पास खाली समय हो, जब आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है, यही तब भी आपको याद करना है। इस पे स्पेशल टाइम नहीं देना है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका 70 दिनों में अगर 40 सवाल रोज तैयार करते हो तो 2800 सवाल आपका तैयार हो जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों कभी भी आप देख सकते हो, एग्जाम के ठीक 70 दिन पहले अगर आप देखोगे, 70 दिन 80 दिन पहले, तो जाहिर सी बात है एग्जाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में, टारगेट नंबर 12 में। जय हिंद।